आज स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, हेडिंग लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। साल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले तो ये देखें कि साल्ट का प्रोडक्शन होता कहाँ से, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करें। हाइड्रोलिसिस करें मतलब उस साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें। वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वो क्या करता है, वो क्या देगा, उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा या न्यूट्रल होगा, उस सॉल्यूशन का नेचर वो उसकी पीएच वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो सॉल्यूशन एसिडिक है तो पीएच वैल्यू 1 से लेकर 6 तक होगी, 0 भी हो सकती है स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो मोर देन 8 to 40, और न्यूट्रल है तो पीएच वैल्यू क्या होगी 7। इस तरह जब हम साल्ट को हाइड्रोलाइज करते हैं, साल्ट को हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो किसी ना किसी टाइप के सॉल्यूशन का बिहेव करता है। या तो वो एसिडिक बिहेव करेगा, या बेसिक बिहेव करेगा, या न्यूट्रल करेगा। ये टर्म कंडीशन पर डिपेंड है। अगर वो साल्ट हमने वाटर में डिसॉल्व किया और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है तो वो बेसिक नेचर शो करेगा। और अगर मान लीजिए हमने साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो वो एसिडिक बिहेव करेगा, उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। और अगर मान लीजिए साल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व किया और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हुआ तो वो न्यूट्रल बिहेव करेगा, उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। तो यहाँ देखते हैं साल्ट होता क्या है, फिर साल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ऐसा कंसेप्ट है दुनिया में, एसिड react with base form salt and water। इस तरह ये कहानी है। इस कहानी में क्या है कि जब आप किसी एसिड को किसी बेस से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन भी होगा। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, एसिड क्या लें HCl, बेस क्या लें NaOH, तो क्या फॉर्मेशन होगा NaCl प्लस H। ये NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ देखें कि ये साल्ट तो फॉर्म हुआ, साल्ट का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन हमने जो एसिड और बेस यूज किए वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, साथ में NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। और जब आप इसको रिवर्स करोगे तो अरे जो रिएक्शन फॉरवर्ड होती है वही तो रिवर्स होगी। आपने एसिड को बेस से रिएक्ट किया, HCl को NaOH से रिएक्ट किया, दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो NaCl का साल्ट का फॉर्मेशन। अब इस साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करो तो ये रिवर्स होगा। मतलब जब NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वापस से NaOH और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये साल्ट जिससे पैदा होता है, जिससे इसका प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस पे वही चीज वापस देगा। क्लियर। तो NaCl का जब हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो देगा आपको NaOH और HCl। अब इस फिनोमेना का नाम क्या रखें, इस फिनोमेना का नाम हाइड्रोलिसिस बोले, हाइड्रेशन बोले, क्या बोले, देखिए ये NaCl। अब NaCl में Na पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो पहले ये डिसोसिएट होगा, Na प्लस Cl माइनस हो गया डिसोसिएट, Na प्लस Cl माइनस। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर भी तो होगा यहाँ, ये वाटर, ये भी डिसोसिएट होगा। वाटर का डिसोसिएशन क्या है OH माइनस H प्लस। अब देखिए यहाँ कहानी क्या होती है, यहाँ स्टोरी क्या होगी।
यहाँ स्टोरी ये होती है कि जब आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो NaCl पहले खुद डिसोसिएट होगा, Na प्लस Cl माइनस, वाटर भी उसमें, तो वाटर भी डिसोसिएट होगा, वाटर डिसोसिएशन होता है OH माइनस एंड H प्लस। अब जो चार आयन है कंटेनर के अंदर, अपोजिट आयन आपस में रिएक्शन करेंगे, तो देखिए ये H प्लस आयन किससे रिएक्ट होगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन से, और किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ लिख लेते हैं HCl। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो साल्ट जिससे पैदा होता है रिवर्स में उसी को प्रोड्यूस करता है, ये HCl का फॉर्मेशन हो गया। HCl कैसा एसिड है, HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ, ये NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन तो pH वैल्यू 7 रखेगा, क्योंकि उसमें H प्लस OH माइनस इक्वल अमाउंट में। इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन कितने हैं, H प्लस आयन होंगे 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो OH का कंसंट्रेशन क्या होगा सॉल्यूशन में, 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7। दोनों इक्वल होते हैं इस सॉल्यूशन में, H प्लस OH माइनस, और ये आपस में रिएक्ट करके NaOH और HCl का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब सॉल्यूशन होता है तो उसकी pH वैल्यू 7 होगी। मतलब ये क्या हो गया, कौन सी प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, तो ये एक एक लोग आने वाले परेशान करते हैं, पहले सब लोग आ जाए फिर बात करेंगे। चलिए, तो यहां पर फिर से एक बार समझिए कि जब NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NaOH और HCl का फॉर्मेशन होगा। एक बार फिर से समझिए, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन होगा। pH वैल्यू क्या होगी 7, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक बिहेव करेगा ना बेसिक बिहेव करेगा, क्योंकि उसकी pH वैल्यू क्या है 7 होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल बिहेव करता है, उसकी pH वैल्यू 7 होगी। और इस केस को हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के नाम से नहीं जानते, तो फिर क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोलिसिस नहीं है, तो ये प्रोसेस होता है हाइड्रेशन ऑफ साल्ट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन ऑफ साल्ट। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के एग्जांपल नहीं है। तो हाइड्रेशन ऑफ साल्ट को पहले समझिए। हाइड्रेशन ऑफ साल्ट का मतलब क्या है, वाटर में डीप हो जाना। वाटर में डीप हो जाना मीन्स वाटर के अंदर डूब जाना। कब, उसको हाइड्रेशन ऑफ साल्ट बोलते हैं जब किसी साल्ट को हम वाटर से रिएक्ट करें और उसकी pH वैल्यू 7 हो, मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन दे। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रेशन ऑफ साल्ट। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक बिहेव करे या बेसिक बिहेव करे, वो न्यूट्रल ना हो, तब उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। उसका एग्जांपल समझाना, जैसे NH4Cl, ये भी साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड। इसको डिसोसिएट करो, क्या फॉर्मेशन करेगा, NH4 प्लस Cl माइनस, बन गया। अब वाटर भी है इसके साथ, तो वाटर भी डिसोसिएट होगा। ये वाटर डिसोसिएट हुआ, OH माइनस प्लस H प्लस। ये देखो ये क्या फॉर्मेशन हुआ, HCl, और ये क्या है NH4OH। अब देखिए
NH4OH क्या है? NH4OH वीक बेस है और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम करेगा और NH4OH बना, इसमें ये वीक बेस है। तो बताओ सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेगा? जो स्ट्रॉन्गर होगा वैसा बिहेव करेगा। सॉल्यूशन एसिडिक बिहेव करेगा, तो इसकी पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7। एसिडिक सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन किया, वीक बेस है, तो ये सॉल्यूशन एसिडिक बिहेव करेगा और एसिडिक बिहेव का मतलब इसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। ऐसा सॉल्यूशन जो एसिडिक बिहेव करे या बेसिक बिहेव करे, उसका प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। दोनों अलग अलग एग्जांपल लिखिए, उसके बाद फिर डिफरेंट एग्जांपल बोर्ड पर समझाते हैं। एक यहां और समझा देते हैं आपको कोई तीसरा एग्जांपल, जैसे CH3COON, ये सोडियम एसीटेट है। अब देखिए, फास्ट ट्रिक से आप कैसे पता करोगे कि ये साल्ट कैसा बिहेव करेगा? तो इसमें क्या करें, दो पार्ट डिसाइड कर लो। ये एसीटेट नेगेटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, दोनों पे साइन लगा दीजिए और वाटर के अमाउंट को अपोजिट आयन इसमें प्लस कर दीजिए। जैसे Na+, तो इसको क्या लगाओगे? ये लगा दिया। OH- लगाएंगे, पॉजिटिव आयन को वाटर का नेगेटिव आयन लगेगा OH-, और इधर क्या लग जाएगा? ये लग गया H+। मतलब ये क्या बना? CH3COOH। ये कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। और ये क्या बना? NaOH। ये कैसा बेस है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सॉल्यूशन बेसिक बिहेव करेगा क्योंकि इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसे केस में ये सॉल्यूशन, सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन बेसिक बिहेव करेगा, बेसिक नेचर को शो करेगा और इसकी पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7। इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी? मोर देन 7। और आपको अभी समझाया, ये भी हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का एग्जांपल बनेगा। क्यों? कि हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का मीनिंग ही होता है कि जब सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक बिहेव करे तो वो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। और कोई मटेरियल, कोई साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, उसकी पीएच वैल्यू 7 हो, न्यूट्रल हो, क्या हो जाए? न्यूट्रल बिहेव करे, पीएच वैल्यू 7 हो, तो वो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का एग्जांपल नहीं होगा। वो किसका एग्जांपल होगा? वो हाइड्रेशन ऑफ साल्ट का एग्जांपल होगा। इन चीजों को लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, लिखिए। पहला फार्मूला, स्ट्रॉन्ग एसिड किसका साल्ट है? क्या लिखेंगे? पहला फार्मूला, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। भाई इसका कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फार्मूला जब सॉल्यूशन होगा तो पीएच वैल्यू 7 आएगी। आप डायरेक्ट आंसर लिख आइए। एक, इसका मतलब फार्मूला केवल 3 है। सेकंड, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग प्लस वीक बेस, इसका फार्मूला है भाई। तो वीक बेस का फार्मूला लगाएंगे, पीएच इक्वल टू 1/2 pKw प्लस, या माइनस है, माइनस pKb माइनस log C। C का मतलब कंसंट्रेशन, C का मतलब यहाँ क्या है? कंसंट्रेशन। और pKb का मतलब माइनस लॉगरिथम सॉल्व करना पड़ेगी, kb की वैल्यू गिवन रहेगी। ये pKw और pKw खुद कितना होता है? 4।
तो आप इस फार्मूले को बदल के लिख सकते हैं, ये 1/2 pKw, इतना को सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 7। अब यहां से लिखोगे ये माइनस है, -1/2, यहाँ क्या लिख लोगे pKb, ऐसा। या इसको एक काम करिए, इसी तरह लिखा रहने दीजिए, सॉल्व करते समय इसको बाहर कर लेना 7, फिर ये 7 माइनस 1/2 pKb माइनस log c, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसी से सॉल्व करिए, यहाँ पर 1/2 कॉमन हो जाएगा, 7 भी आप ले सकते हो। दूसरा फार्मूला, तीसरा, साल्ट ऑफ वीक एसिड, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब आ गया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का फार्मूला, तो इसकी पीएच वैल्यू तो मोर देन 7 होगी, तो फार्मूला बन जाएगा pH इक्वल टू 1/2, सब में रहेगा वैसा ही फार्मूला है, pKw यहाँ आ जाएगा प्लस pKa, इन सब का 1/2 करना है, प्लस log c, ये फार्मूला। लास्ट फार्मूला है 4 नंबर का, salt of weak base and weak acid, दोनों ही वीक है, तो pH का फार्मूला बनेगा भाई 1/2 वही pKw जो 7 होता है प्लस pKa एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस pKb बेसिक स्ट्रेंथ। और इसमें ध्यान रखिए इसकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास आएगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इधर उधर चलती रहेगी 7 के 6, 7, 8, क्योंकि ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन। दूसरी चीज, इनमें जो स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक है ये भी वीक है, लेकिन कंपैरेटिवली कोई तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा, वैसी पीएच आ जाएगा। अगर मान लो एसिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्गर है तो पीएच वैल्यू 7 से बढ़ जाएगी, और वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा एसिड इस बेस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है तो 7 से डिक्रीज है। नोट कर लीजिए, क्या स्टडी करते हैं देखिए, हेडिंग लिखिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ये साल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट था, साल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद आता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले ये समझेंगे सोल्यूबिलिटी होता क्या है, और फिर आएंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट का मतलब तो आप समझते हो मल्टीप्लिकेशन होता है, सोल्यूबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन सोल्यूबिलिटी होती क्या है, कोई भी मटेरियल है उसमें से कुछ मटेरियल वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। दुनिया में जितने भी मटेरियल है, कुछ मटेरियल वाटर सोल्यूबल है, कुछ मटेरियल वाटर इनसोल्यूबल है, तो जो सोल्यूबल होगा वो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी, जो सोल्यूबल ही ना होगा उसकी सोल्यूबिलिटी कहां से आ जाएगी। तो सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सब्सटेंस, how many gram of substance dissolving 100 gram of water at constant temperature। टेम्परेचर का कंसेप्ट है, या टेम्परेचर चेंज करते हैं सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, और उसमें भी डिफरेंट कंसेप्ट है, कभी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, कभी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सबके लिए अलग अलग कंसेप्ट है। केवल अभी यहाँ सॉल्युबिलिटी का मतलब समझिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के कितने ग्राम 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी। मान लीजिए जैसे आपने NaCl लिया,
सोल्यूबिलिटी का एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने NaCl लिया और वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर कितने ग्राम है? सोल्यूबिलिटी का एक्सपेरिमेंट करना है तो वाटर को तो 100 ग्राम ही लेना पड़ेगा। आपने NaCl लिया 15 ग्राम और 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, ये सोल्यूबल हो गया। हो गया सोल्यूबल? ध्यान से समझिए एग्जांपल। आपने क्या किया, 15 ग्राम NaCl लिया और 100 ग्राम वाटर में उसको डिसॉल्व किया और आपने देखा कि वो डिसॉल्व हो गया डिसॉल्व। 15 ग्राम NaCl वाटर में डिसॉल्व हो चुका है। अब आपने क्या किया, 15 ग्राम से इंक्रीज करके इसको कितना किया, 16 ग्राम करा NaCl। तो यहां क्या हुआ, वाटर तो 100 ग्राम था, 1 ग्राम NaCl इसमें प्रेसिपिटेट हो गया, वो डिसॉल्व नहीं हुआ। कौन सा 1 ग्राम प्रेसिपिटेट हुआ वो आपको टेंशन नहीं लेना। पहले 15 ग्राम NaCl को आपने 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया था, वो डिसॉल्व हो गया, सोल्यूबल हो गया। जैसे ही आपने 1 ग्राम इंक्रीज किया NaCl को, तो इधर सॉल्यूशन में NaCl 1 ग्राम प्रेसिपिटेट हो गया। इसका मतलब क्या आया समझ में आपको? इसका मतलब ये समझ में आया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर 15 ग्राम NaCl 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। इसका मतलब NaCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है? NaCl की सॉल्युबिलिटी 15% है। मतलब वो 15 ग्राम 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, 16 ग्राम नहीं। इसीलिए 1 ग्राम उसमें से सेटल डाउन हो गया, सेपरेट हो गया, सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो गया, नीचे जाकर के बैठ गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। इसका मतलब ओनली 15 ग्राम NaCl की सॉल्युबिलिटी है, और इससे ज्यादा मटेरियल आप मिलाओगे तो वो उसमें प्रेसिपिटेट होता जाएगा, सेपरेट होता जाएगा, सॉल्यूशन से कहां जाएगा वो आप ढूंढते रहिए। समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट? ये डेफिनेशन। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट कांस्टेंट टेंपरेचर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट लाएं, फार्मूले लेकर के आए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, AB कोई मटेरियल है, इलेक्ट्रोलाइट है। AB क्या है? कोई मटेरियल है, जैसे NaCl भी हो सकता है, उसका नाम अपन ने Na रख दिया। अब ये डिसोसिएट हुआ वाटर में, उसको डिसॉल्व करोगे तो आयन में डिसोसिएट होगा ना, A प्लस आयन B माइनस आयन, हो गया डिसोसिएट। अब सॉल्यूशन के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी, जितने ग्राम ये सॉल्युबल होंगे उतने तो सॉल्युबल होंगे, और मान लो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गए तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो A प्लस आयन की सॉल्युबिलिटी क्या माने, कंसीडर करना है S, क्योंकि फार्मूला लाएंगे तो कंसीडर करना पड़ता है, सॉल्युबिलिटी भी लिखते चलते हैं। A आयन की सॉल्युबिलिटी क्या है, S, तो B की क्या होगी, S। दोनों इक्वल अमाउंट में ना, आयन भी इक्वली प्रोड्यूस होते हैं। A आयन की सॉल्युबिलिटी S, तो B आयन की भी सॉल्युबिलिटी है, सब इसका प्रोडक्ट लाना। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का नाम, सॉल्युबिलिटी मतलब S और P मींस प्रोडक्ट, SP, एक तो इसको बोलते हैं KSP। अब K जैसे ही लगा मतलब ये तो कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कांस्टेंट है इसका मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, चेंज होगा लेकिन इसको कोई दूसरा चेंज करेगा, और इसको मेंटेन करने के लिए दूसरे को चेंज होना पड़ेगा, ये चेंज नहीं होता। अरे सॉल्युबिलिटी तो फिक्स होगी ना। आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, NaCl कितने ग्राम डिसॉल्व है वाटर में, 50 बार प्रैक्टिकल करो तो उतने ही ग्राम डिसॉल्व रहेगा ना। NaCl अपनी प्रॉपर्टी बार बार चेंज थोड़ी करेगा तुम्हारी शक्ल को देख के, नहीं। स्टूडेंट बदल गया तो अपनी सॉल्युबिलिटी वो चेंज कर लेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी फिक्स रहेगी। क्यों कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो बार बार चेंज नहीं होती। जैसे सैंड SiO2 वाटर इनसॉल्युबल, तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो 0 है, वो आप 50 बार प्रैक्टिकल करो 0 सॉल्युबिलिटी आएगी। NaCl 15 ग्राम है तो बार बार 15 ग्राम आएगी।
और कोई मटेरियल लोगे, कॉपर सल्फेट लिया, उसकी 20% सॉल्युबिलिटी है, तो बार बार वही आएगी। तो KSP क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। यहाँ बात कर रहे हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? KSP। KSP, S सॉल्युबिलिटी, P पार्ट प्रोडक्ट। क्या होगा सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट? अरे आयन की सॉल्युबिलिटी, आयन दो है, S और S, तो S into S। तो KSP इक्वल टू क्या हो गया? S स्क्वायर। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट KSP। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में KSP गिवन है और सॉल्युबिलिटी पता करना है, तो ये फार्मूला लगेगा, जो सॉल्युबिलिटी गिवन है उसका अंडर रूट कर दीजिए। और सॉल्युबिलिटी गिवन है और KSP पता करना है, तो सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर कर दीजिए, उसकी KSP आ जाएगा। ये दो फार्मूले आपको काम आएंगे कब? जब आयन या इलेक्ट्रोलाइट AB टाइप का है, जैसे NaCl, KCl, NaOH, जिसमें दो आयन हो, जब ये काम आएंगे। अगर 3 आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या करें? जैसे A2 या AB2 टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट, एग्जांपल लिखता हूं आपको, कौन सा हो सकता है? PbCl2। देखो इसमें एक Pb है, 2 क्लोरीन, या Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट, इस तरह का हो सकता है। K2SO4 हो सकता है, मतलब जिसमें 3 आयन हो। ये Pb है, Cl2 दो, ये Ag2 दो, और CrO4 एक। ये CrO4 अकेला, ये ऐसे डिसोसिएट होता है यानी तो Ag प्लस CrO4 डबल माइनस। कितने आयन है? ये 2 है, ये 1 है, 3 आयन होंगे इसमें, तो इसको हम डिसोसिएट करें, ये क्या बनेगा? A प्लस प्लस 2B माइनस, हो गया डिसोसिएट। इसको करिए चाहे इसको करिए, एक ही बात है, 3 आयन मिलना है आपको, एक का एक मिलेगा, 2 के इधर के 2, ठीक है। अब बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कंसीडर करें? S, और इसकी क्या करना पड़ेगी? अरे इसकी तो 2S करना पड़ेगी। KSP का फार्मूला KSP तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इन सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट लाना, पर कैसे? S ये अकेला है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सिंगल रहेगी, बट ये क्या है? डबल 2S, तो इसका स्क्वायर लगेगा, 2S स्क्वायर। जितना कंसंट्रेशन उतनी पावर यूज करना है। सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? KSP इक्वल टू 4S क्यूब, ये हो गया 4S क्यूब। ये KSP का फार्मूला जब 3 आयन हो, बट 3 आयन हो तो सॉल्युबिलिटी कैसे पता करोगे? सॉल्युबिलिटी इक्वल टू अंडर रूट क्यूब KSP अपॉन, इस तरह ये फार्मूला नोट करिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीजें समझेंगे। अभी इतनी बात। अगला लिखिए भाई, अगला फार्मूला लाएंगे। अगले फार्मूले में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फार्मूले को, अब जैसा मान लीजिए आपको उसने उलझाने के चक्कर में बोल दिया A2B2, इसका फार्मूला लाओ, तो भाई A2 है, B2 है, बराबर है, तो A2B2 कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? AB2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 आयन नहीं मिलना है, A के 2 बना लिए, B के 2 बना लिए, ये AB टाइप का है, उसने उलझाने के लिए आपको दिया है, इसी का फार्मूला ये होगा। क्लियर? दूसरा, 4 आयन कब मिलेंगे? या तो A3B फार्मूला हो, A के 3 आयन हो, B का 1 हो, तो ये डिसोसिएट कैसे होगा? 3A B माइनस, ऐसे होगा 3A प्लस, और B पर नेगेटिव चार्ज कितना होगा? -3, हो गया डिसोसिएट। अब ऐसा ना है आयन, बदल दिया उसने, क्या लिख दिया?
ए भी 3 टाइप का है, मतलब बी को 3 कर दिया, ए को 1 कर दिया, टोटल तो 4 ही है ना। तो यहाँ डिसोसिएशन से क्या बनेगा, ए प्लस 3b माइनस, ऐसे उल्टा सीधा चार्ज दे जाता है, क्रॉस वैलेंसी रूल है, इसकी वैलेंसी इसके पास होती है, इसकी वैलेंसी इसके पास होती है, ऐसी कहानी है इसकी। चलिए ये हो गया, 4 आयन है। इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ, अपन इसका फार्मूला प्रूव करते हैं, ये तो इसके जैसे ही है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एस, और इसकी क्या होगी 3s, वो ट्रिपल टाइम है ना सॉल्यूशन, फार्मूला लाएंगे KSP इक्वल टू एस इंटू 3s, जितना कंसंट्रेशन उतनी पावर, 3s का क्यूब। करिए सॉल्व, KSP इक्वल टू 3 3 3 3 27 हो गया, 3 का क्यूब 27, एक ये s का क्यूब और एक s, ये s की पावर 4, s पता करोगे तो 4 क्यूब KSP अपॉन 27, ये आ गए भाई फार्मूले। लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में क्या आया था वो सुनिए, A2B3, इसका फार्मूला लाओ क्या होगा। अब देखिए A2B3 हो या A3B2 हो, दोनों के फार्मूले सेम होंगे, अपन इसको लेकर के चलें। अब आप मेरे को बताओ आयन कितने हैं, A के कितने हैं 2 और B के कितने हैं 3, माइनस प्लस लगाते रहना। A2B3 में 5 आयन है, इसका फार्मूला लाना है, लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में आया है। A कितने हैं 2, B कितने हैं 3, इसकी सॉल्युबिलिटी 2s, इसकी सॉल्युबिलिटी 3s, KSP इक्वल टू 2s स्क्वायर, जितना कंसंट्रेशन उतनी पावर, इनटू 3s का क्यूब, जितना कंसंट्रेशन उतनी ही पावर, टोटल कर लीजिए, ये क्या हो गया 4s स्क्वायर इनटू 27s की पावर 3। सॉल्व करिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 108 बनेगा, s की पावर हो गई 5, या KSP का फार्मूला। सॉल्युबिलिटी पता करोगे तो यहाँ लिख देता 5 KSP अपॉन 108। नोट कर लीजिए भाई दोनों फार्मूले, ये दोनों फार्मूले 4 आयन और 5 आयन के हैं। अब भाई कोई नई चीज लेकर के आते हैं, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट था। सॉल्युबिलिटी के बाद आता है आयोनिक प्रोडक्ट। लिखिए हेडिंग आयोनिक प्रोडक्ट। अब आयोनिक प्रोडक्ट में बात करते हैं भाई, आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो शायद समझ में आ गया होगा, ये कौन कलाकार है, चलिए हमने यहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात की, जिसको अपन क्या बोलते हैं KSP, ये कांस्टेंट है, होगा अपने को क्या लेना देना। अब आता है आयोनिक प्रोडक्ट, और आयोनिक प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ki से, मतलब ये भी कांस्टेंट है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लीजिए आप, जैसे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ये एग्जांपल ए बी टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है लाइक NaCl, ये डिसॉल्व हुआ वाटर में, Na प्लस Cl माइनस, आयोनिक प्रोडक्ट का फार्मूला बनाएंगे। आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब इसमें प्रेजेंट आयन का प्रोडक्ट, Na कितने हैं और क्लोराइड आयन कितने हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होते हैं, तो उससे फार्मूला बनेगा Ki का, आयोनिक प्रोडक्ट का, आयन का प्रोडक्ट। मान लीजिए इसमें ये 100 आयन है तो ये भी 100 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो जो भी आंसर आएगा वो Ki बन जाएगा। क्लियर। तो आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ए और माइनस बी आयन का प्रोडक्ट, और अगर यहाँ डबल ट्रिपल है तो यहाँ वैसी पावर बनेगी, जैसे
A2B लिया आपने, A2B, तो ये 2 हो जाएगा। जैसे अपन ने इसमें क्या करा, AB के प्लेस पे क्या लिख दिया, अपन ने NaCl ले लिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो A2B। अब A इसमें 2 है और B कितना है, अकेला, तो फिर A पर यहाँ क्या होगी, कंसंट्रेशन की पावर होगी, आयोनिक प्रोडक्ट आ जाएगा। आप भी कोई इतना टेंशन नहीं लेना, मतलब समझिए आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है। आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब है इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट आयन का प्रोडक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव का, जिसको अपन KI बोलते हैं। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट को KI के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। KSP, अगर आप इसमें KSP का फार्मूला लोगे तो इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, Na आयन की सॉल्युबिलिटी S और क्लोराइड आयन की सॉल्युबिलिटी S। तो KSP का फार्मूला क्या बनेगा, S into S, मतलब KSP इक्वल टू S स्क्वायर, ऐसा फार्मूला बनेगा। क्लियर, वो बात समझ में आ गई, अब ये भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि कोई मटेरियल, ये तो दिमाग का गेम है, आपको कुछ सोच के आंसर देना है या दिमाग में वो चीज को बिठाना है। कोई मटेरियल वाटर में आपने डिसॉल्व किया और वो 100% उसमें सोल्यूबल है, मतलब 100 ग्राम खुद था, 100 ग्राम वाटर में वो डिसॉल्व हो गया, मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी हो गई, 100%। ऐसा हम माने तो उसकी सोल्यूबिलिटी तो हायर है ना, वो तो सोल्यूबल हो जाता है। और जो मटेरियल वाटर में या किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, इसका मतलब उसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट तो हायर है ना। बताओ वो सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट होगा क्या, रिप्लेस होगा, सेटल डाउन होगा क्या, नहीं। फिर से समझिए, कोई भी मटेरियल, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी सब्सटेंस अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो उसमें सोल्यूबल हो जाता है तो उसकी सोल्यूबिलिटी तो हायर है ना। प्रेसिपिटेट हुआ क्या, नहीं, मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी KSP की वैल्यू हायर है। कब हायर होगी, अब यहां कंसेप्ट लिखेंगे अपन। पहला केस, केस फर्स्ट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की KSP की वैल्यू हायर है, किसके कंपैरिजन में, KI आयोनिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, मतलब उसके आयन का प्रोडक्ट कम है, किसके कंपैरिजन में, KSP के। KSP बहुत ज्यादा है तो यहां लिखे KSP हायर देन KI। आयोनिक प्रोडक्ट कम है, आयन की संख्या उसमें कम है और सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा है। बताओ अब क्या कर सकते हो आप, अभी और मटेरियल उसमें आप डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने NaCl लिया, NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, ये हो गया सोल्यूबल, सोल्यूबल हो गया तो सोल्यूबिलिटी हायर है, मतलब KSP की वैल्यू हायर है एज कंपेयर टू KI, तभी तो सोल्यूबल है। अब आपने क्या किया था, यहाँ सपोज 15 ग्राम लिया था, तो 15 ग्राम सोल्यूबल है, हो गया। सबसे पहले आपने 5 ग्राम लिया, 5 ग्राम लिया, वो सोल्यूबल हो गया। फिर इसको आपने 10 ग्राम किया, वो सोल्यूबल हो गया, KSP की वैल्यू हायर है, आयनिक प्रोडक्ट कम। फिर आपने 15 ग्राम लिया, वो भी सोल्यूबल हो गया। क्लियर, तो इन तीनों केस में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हायर है, क्योंकि उसकी सोल्यूबिलिटी हायर है, वो तो डिसॉल्व होता जा रहा है ना, आयोनिक प्रोडक्ट कम है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशन में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हायर हो देन KI। आयोनिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हायर है, उस सॉल्यूशन का नाम होता अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आप और उसमें सोल्यूबिलिटी बढ़ा सकते हो, मतलब उस मटेरियल को और ज्यादा मिक्स कर सकते हो, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, केस से का आपने क्या किया, 15 ग्राम तक NaCl उसमें डिसॉल्व कर दिया।
अब क्या हुआ, KSP इक्वल टू KI, उसकी सॉल्युबिलिटी उसके आयन के प्रोडक्ट के इक्वल हो गई, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट। ऐसे केस में जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ध्यान से समझिए, जब किसी सॉल्यूशन में आयन का प्रोडक्ट उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो समझ लीजिए वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब आप उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर 15 ग्राम NaCl के बाद अगर आपने 1 ग्राम NaCl भी इंक्रीज किया तो यहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, आयोनिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, और आयोनिक प्रोडक्ट जितना भी इंक्रीज होगा उसमें से NaCl सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब जब KSP KI के इक्वल होता है वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है। तीसरा केस थर्ड, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम हो गया, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, आयन का प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, सॉल्यूशन में आयन बढ़ गए, कहां रहेंगे, अरे 15 ग्राम NaCl ही सॉल्यूबल है वाटर में, इससे ज्यादा नहीं है, ये इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। आपने 1 ग्राम NaCl को इंक्रीज किया, वो सॉल्यूबल नहीं है। मतलब 1 ग्राम NaCl जैसे ही आपने उसमें मिक्स किया, आपने किसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी, Na+Cl- आयन की वैल्यू इंक्रीज कर दी, मतलब KI बड़ा कर दिया। और KI जब बड़ा होगा KSP से, मतलब सॉल्युबिलिटी तो 15 ग्राम की है ना, आपने 16 ग्राम किया, 1 ग्राम वहां से जाएगा। तो KSP लेस देन KI, आयन का प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए, आयन के नंबर सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाए तो 100 ग्राम वाटर में उतने आयन सेट नहीं हो पाएंगे, सेटल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनको सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट होना पड़ेगा। KSP लेस देन KI, तब सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सुपर सैचुरेशन से भी ऊपर चला जाएगा। मतलब इसमें से आयन को जाना पड़ेगा। आयन को इसलिए जाना पड़ता है कि KSP से KI जब जब बड़ा होगा तब तब सॉल्यूशन से आयन को प्रेसिपिटेट होना पड़ेगा, सेटल डाउन होना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन आप नोट करिए और याद रखिए।